नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रेमवती पुरुष, जिसे लिखा है ख्याति प्राप्त साहित्यकारा कुसुम खेमानी जी ने। कुसुम खेमानी जी कुसुमांजलि साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, रत्नी देवी गोयनका वाग्देवी पुरस्कार, पश्चिम बंग प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन पुरस्कार, भारत निर्माण सम्मान, कौमी एकता पुरस्कार, भारत गौरव सम्मान एवं समाज बंधु पुरस्कार, इन अनेकानेक पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। कुसुम जी के नारी विमर्श की प्रकृति एकदम भिन्न है। वे अपनी स्त्री चरित्रों का ऐसा उदात्तीकरण करती हैं कि वे इस धरती की होते हुए भी अपने अनोखे व्यक्तित्व के कारण किसी और ही लोक की लगती हैं। किसी किसी कहानी में तो उन्होंने अपने पुरुष चरित्रों का भी इसी तरह से उदात्तीकरण किया हुआ है। हमारी प्रस्तुत कहानी में भी हम नायक का इसी तरह से उदात्तीकरण देखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रेमवती पुरुष। यूनिवर्सिटी की टॉप रोल मॉडल मल्लिका ने जब कॉफी हाउस में अभिषेक की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसके बालों को अपनी लंबी उंगलियों से झिंझोड़ बिगाड़ दिया, तो सीधा साधा अभिषेक भौचक सा कुर्सी से खड़ा होकर मल्लिका को विस्मय भरी आंखों से एकटक देखने लगा। उसके ये हाव भाव सर्वथा वाजिब ही थे, क्योंकि कहाँ इंद्र की रंभा सी 5 फुट 6 इंच की लावण्यमयी मल्लिका और कहाँ मध्यम कद काठी का, गेहूं रंग का और औसत नाक नक्श वाला एक साधारण सा बंदा अभिषेक। जहां मल्लिका अपने अभिनव आधुनिकतम कपड़ों, नित नूतन बड़ी गाड़ियों, पेरिस की सर्वश्रेष्ठ खुशबुओं का अंबार अपनी शख्सियत में समाये यूनिवर्सिटी के सारे युवाओं के दिलों पर एक छत्र राज करती थी, वहीं अभिषेक लटका झटकाहीन एक सीधा साधा मेधावी छात्र था, जिसे देखकर ग्रेगरी पैक, रॉक हडसन या अमिताभ बच्चन के नहीं बल्कि बुद्ध, शांडिल्य, लाओ से आदि का स्मरण हो जाता था। अभिषेक के प्रोफेसर तक उसकी प्रतिभा, गंभीरता, प्रखर मेधा और भल मनसाहत के कायल थे। वह आजकल के युवाओं की तरह न तो कभी किसी के साथ मटर गश्ती करता दिखता और न ही उसे कभी किसी लड़की की गलबैया करते देखा गया था। क्लास के बाद उसका अधिकाधिक समय लाइब्रेरी या प्रोफेसर रूम में ही बीतता था। प्रत्येक पर्चे के प्राचार्य अक्सर उससे ही सर्वाधिक प्रश्न पूछते और अभिषेक उन्हें कभी निराश नहीं करता था। हालांकि अभिषेक की गिनती यूनिवर्सिटी के इने गिने छात्रों में होती थी, फिर भी उसके बर्ताव में किसी घमंड या एटीट्यूड की गंध तक नहीं थी। वह सबसे हंसता हुआ मिलता और यथासंभव सबकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता। समस्या चाहे पढ़ाई की हो या निजी, हर व्यक्ति अपने सारे राज दिल खोलकर उसके सामने रख देता था, क्योंकि उसका परम विश्वास होता था कि अभिषेक रूपी सेफ वॉल्ट में कोई चिड़िया तक पर नहीं मार सकती। प्रत्येक को उस पर यह पुख्ता भरोसा था कि उसका राज उससे शुरू होकर उस तक ही खत्म हो जाता है। इसलिए अभिषेक के सामने उस अप्रतिम सौंदर्य की मालकिन मल्लिका के ढेरों चर्चों का भी आना एक सहज सी बात थी। बावजूद इसके कि वह मल्लिका के कई चित्र विचित्र रूपों से परिचित था, वो उससे भी उसी सद्भाव और सरलता से मिलता जैसे औरों से, और उसके रूप और चपल चंचल आकर्षणीय तौर तरीकों से वह पूरी तरह निरासक्त रहता। जहां यूनिवर्सिटी की अन्य लड़कियां उस बोर पढ़ाकू अभिषेक को जानबूझकर अनदेखा करती थी, वही मल्लिका हमेशा ठहरकर उसे देखती और सोचती, इसकी इतनी जरूरत कि यह मेरी ओर देखे बिना ही मेरी बगल से पानी की तरह गुजर जाए। यदि माप कर देखा जाए तो मेरे सामने इसकी औकात ही क्या है। फिर भी यह और लड़कों की तरह मेरे चारों ओर भौरे सा क्यों नहीं मंडराता, जबकि वे लड़के इससे देखने सुनने में और धन धान्य में 1000 गुना बेहतर है। आखिर यह अपने आप को समझता क्या है। हाँ, अब मुझे इस विश्वामित्र बच्चों की हिमाकत को पटकनी देनी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये मुझसे मेनका पर आसक्त होकर बजर बट्टू सा घूमता हुआ पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता फिरेगा। दरअसल मल्लिका का अभिषेक के बालों से खेलना उसे स्व चुनौती की शुरुआत भर थी। मल्लिका का गुस्सा इस बात से और भी बढ़ता जा रहा था कि अभिषेक उसकी इन नानाविध छेड़खानियों को बिना नोटिस लिए खारिज कर देता था।
उसे अभिषेक के इस निर्लिप्त व्यवहार पर इतना ज्यादा क्रोध आता था कि उसे कई बार तो ऐसा लगता कि वह अपने इस गुस्से को संभाल नहीं पाएगी और कोई छोटा सा बहाना मिलते ही अभिषेक पर टूट पड़ेगी। पर अभिषेक की भद्रता और शिष्टता इतने ऊंचे पायदान पर स्थित रहती कि वह चाहकर भी उसे घेर नहीं पाती। अभिषेक उससे औरों की तरह ही एकदम सहज साधारण व्यवहार करता, जिससे कि उसके तन बदन में आग सी लग जाती। वह यह सोच सोचकर सिर पटकती रहती कि क्या वह अन्य लड़के लड़कियों से ही एक औसत लड़की है, जो अभिषेक उसे जरा सा भी अतिरिक्त भाव नहीं देकर उस जैसे हीरे को दूसरे पत्थरों के साथ एक ही बाट से तौलता रहता है। अभिषेक के इस स्थित प्रज्ञ व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसने प्रण ले लिया कि अब तो चाहे जो कुछ हो जाए, मैं साम दाम दंड भेद से इस बेवकूफ अभिषेक को अपनी अहमियत समझा कर ही रहूंगी। धीरे धीरे हुआ यूं कि ऐसे विचारों को निरंतर प्रश्रय दे देकर मल्लिका रानी अपनी जिद को हठ धर्मिता के शिखर तक पहुंचा बैठी। बावजूद इसके कि मल्लिका को अपने सौंदर्य का भयंकर अभिमान था, उसमें ढेरों ढेर गुण भी थे। कहा जा सकता है कि वह छूते ही रेत सोना हो जाए कहावत का मूर्तिमंत रूप थी। वह न केवल पढ़ाई में बल्कि नाटक थिएटर में, कविता पाठ में, स्मृति आवृत्ति में, कहानी लेखन में, अर्थात विश्वविद्यालय के कला संकाय की सारी विधाओं में प्रायः प्रथम श्रेणी में पास होती थी। उसके सारे तौर तरीकों में एक खानदानी रईसी की गंध थी, जो उसके पुरखों के धनाढ्य था और अभिजात्य अतीत की गाथा सुनाती थी। घर की इकलौती बेटी होने के कारण उसने कभी न शब्द तो सुना ही नहीं था। उसके माँ बाप ही नहीं, दादा दादी, नाना नानी और बाकी के संबंधी गण भी उसके मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते रहते और इस इंतजार में रहते कि उसके मुखारविंद से कुछ निकले या केवल भौं के इशारे से ही वह कुछ व्यक्त करे तो वे उसे तत्क्षण पूरा करे। उसकी दादी तो हर वक्त उसकी पगथलियों के नीचे अपनी हथेलियां रखे रहती थी। उनका रजवाड़ी सा घर चौबीसों घंटे मल्लिका नाम के आहत अनाहत दोनों नादों से गूंजता रहता। अब ऐसी पुंगलगढ़ की पद्मिनी को एक औसत शक्ल सूरत का मध्यम वर्गीय लड़का भला कभी उपेक्षित कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। न भूतो न भविष्यति। लेकिन विधि के विधान की विचित्रता का और छोर कहा। इसलिए इन सारे मानकों को तोड़कर अभिषेक मल्लिका के जद से बाहर रहता और मल्लिका की झंझलाहट और क्षोभ बढ़ते जाते। वैसे रहस्यमयी हकीकत यह थी कि अभिषेक मल्लिका को वर्षों से बेइंतहा प्रेम करता था। वह अपने प्रेम को रहस्यमयता के गहरे आवरण में ढके रहने के चक्कर में न कभी उसके नजदीक आता था और न ही उसे अपने निकट आने देता था। उसके प्रेम का एकमात्र लक्ष्य मल्लिका को पूर्ण समग्रता से अपनाकर उसे अपने सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखने का था। लेकिन मौसमी तितली मल्लिका के जीवन में न तो इन मूल्यों की कोई वैल्यू थी और न ही कोई अपेक्षा। वह तो नित नए प्रेम प्रकरण में विश्वास रखती थी और प्रेम के खिले फूल में जरा सी कोमलहाट देखते ही उसे डस्टबिन में फेंक कर दूसरे ताजा ओस से भीगे गुलाब को सीने से लगाने में विश्वास रखती थी। वह अक्सर ही चहकती सी कंधे उचकाकर अपने दोस्तों के बीच ये कहती नजर आती, अरे भाई, मैं ठहरी शास्त्रों की पुजारिन, इसीलिए तो चारवाक की ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत को जीवन में मूल मंत्र मानकर हर क्षण पुनर्नवा होती रहती हूँ। अच्छा, तुम ही बताओ, जब दुनिया के सारे दार्शनिक कहते हैं कि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो हमें क्या अधिकार है कि हम इसे फालतू संबंधों का बोझ ढोने में बिता दें? जब हमारे दर्शन शास्त्र में ही क्षणवाद को विशेष महत्ता प्राप्त है, तो यदि मैं अपने ढंग से क्षण की सत्ता पर विश्वास करती हूँ, तो क्या गलत है? आश्चर्यजनक है यह तथ्य कि मल्लिका के ये स्वरचित परिभाषा सुनकर भी अभिषेक का प्रेम उसके प्रति घटने की जगह और भी गहरा होता गया। दरअसल अभिषेक की दृढ़ मान्यता थी कि मल्लिका ये थोथी बातें महज इसलिए करती है क्योंकि उसके अंतर में एक खालीपन हाहाकार करता रहता है, जिसे वह इन अर्थहीन बातों से भरने का प्रयास करती रहती है। उसे विश्वास था कि जिस दिन मल्लिका सच्चे प्रेम का स्वाद चख लेगी, उस दिन उसके ये विचार नहीं रहेंगे। वह भी रत्नाकर डाकू की जगह आदि कवि वाल्मीकि बन जाएगी।
अभिषेक के हिसाब से वह बिना किसी खोट का 16.25 आने टंच सोना है, जिस पर जमाने की भौतिकता ने धूल जमा दी है। जैसे ही कोई उसे ज्ञान के झाड़न से झाड़ पहुंच देगा, वह वापस खरे सोने सी भल भल चमकने लगेगी। यह स्थिति विचित्र ढंग से एक अरसे से चल रही थी और शायद नियति सही वक्त का इंतजार कर रही थी। धीर गंभीर अभिषेक में तो इतना अधिक धैर्य था कि शायद वह जन्म जन्मांतर तक सही वक्त का इंतजार करता रहता। पर स्वच्छंद मना अधीर मल्लिका में तो गांधीर्य का लवलेश भी नहीं था। इसलिए अचानक एक दिन वह कोने में बैठे अभिषेक पर जा गिरी और उसके हड़क कर खड़े होते ही उससे ऐसी लपटी कि कोई चिप्पू बेल भी पेड़ से क्या लिपटेगी। उसकी इस भंगिमा से उनमें इतनी अधिक नजदीकी आ गई थी कि दूर से देखने पर वे दोनों एक ही शरीर लग रहे थे। मल्लिका की इस भंगिमा से अवसान चूक होकर अभिषेक की जो हालत हुई, उसे हतप्रभ, किंकर्तव्य विमूढ़, निर्वाक, स्तंभित, हक्का बक्का, भौचक आदि सारी उपमाएं दी जा सकती हैं। वह पत्थर की मूर्ति सा निस्पंद था और जिस अनिमेष दृष्टि से मल्लिका को देखते हुए भी नहीं देख रहा था, उसे केवल एक ही नाम दिया जा सकता है, स्थित प्रज्ञ का साक्षी चेता भाव। कई दशकों पर भारी उन क्षणों के बाद मल्लिका छिटक कर जमीन पर जा बैठी और घुटनों में सिर घुसाकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसा कि अवश्यंभावी था, झीने आवरण से ढका अभिषेक का प्रेमल हृदय उसके रुदन ताप से मोम की तरह पिघलकर मल्लिका के चरणों तले जा बिछा। इसके बाद का किस्सा तो वही सदियों पुराना है। घरवालों की किचकिच, वरमाला, सिंदूरदान, गृह प्रवेश और फिर छोटा सा सुखी संसार। पर क्या सच ही सुखी? यह भविष्य के गर्भ में कुछ और था? वैसे इसमें गलत भी क्या है, क्योंकि जिस जिंदगी को हम रोज जीते हैं, जब वही हर क्षण में हमें अपने अजनबीपन से चौंकाती रहती है, तो क्या बेमाता का लिखा किसी संस्कार या घटना से सत्यापित होने के बावजूद आज तक इस धरती पर कोई पढ़ पाया है? अभिषेक अच्छी सी नौकरी कर इतना कमाने लगा था कि आराम से एक फ्लैट और गाड़ी लेकर अपनी गृहस्थी जमा ले। पर चंचल चिड़िया सी मल्लिका कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर फुदकती हुई कभी भी कोई ठिया कायम न कर सकी। उसे बढ़िया से बढ़िया काम भी अपने औकात से कम या बोरिंग लगता। इसलिए कई जगह झक मारकर अंत में उसने एक फिल्म प्रशिक्षण केंद्र में दाखिला ले लिया और जैसा कि लिखा हुआ था, अपने सौंदर्य और प्रतिभा के कारण वह कुछ ही दिनों में इस गोद से उस गोद में बैठती हुई न केवल अभिनेत्री बन गई, बल्कि पटकथा लेखन, निर्देशन आदि भी करने लगी। फिल्मी दुनिया के चकाचौंध और तेज रफ्तार ने अब मल्लिका की उड़ान भी कॉन्कॉर्ड हवाई जहाज से ही तेज कर दी थी। ऊपर वाले की विशेष मेहरबानी की बदौलत वह 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी वापस वैसी ही कनक छड़ी सी कामिनी बनी रही और उस पर पहले की तरह ही हजारों दिल निछावर होते रहे। उसके नित नए पुरुष मित्र अभिषेक से छिपे नहीं थे, पर वह अपने दिल के हाथों ऐसा बिका हुआ था कि स्वयं की तो बात ही क्या, यदि कोई दूसरा भी मल्लिका के बारे में जरा सा कुछ कह देता, तो वह अपना स्वभाव छोड़कर उससे लड़ पड़ता। हालांकि मल्लिका उसकी चाहत और भलेपन की घोर प्रशंसक और एहसानमंद थी, पर न तो उसका अपनी महत्वाकांक्षाओं पर वश था और न ही आदतों पर। इसलिए कभी कभार अपने दिल में उठते ग्लानिबोध को वह अपने तर्कों से तितर बितर करके वापस अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगती। बाहर से अभिषेक और मल्लिका का दाम्पत्य जीवन गंगा की तरह पवित्र और कलकल छलछल बह रहा था। उनके जीवन में खिले 2 खूबसूरत फूल हर क्षण सबका तन मन हरते रहते थे। कई लोगों को उनके आपसी प्रेम को देखकर इस बात का बहुत मलाल होता कि वे तो बेकार में ही मल्लिका के लिए यह सोचते थे कि वह घर बसा ही नहीं सकती, जबकि उसने तो सुखी संसार के सारे मानक ही तोड़ दिए थे। पति पत्नी के बीच होने वाली साधारण किचकिच तो दूर, उनमें तो कभी नोक-झोंक तक नहीं होती, जबकि अंदरूनी हकीकत कुछ और थी। वो ये कि मल्लिका अभिषेक को तो क्या, भूल से भी कभी बच्चों से तक संबंध नहीं रखती थी। क्योंकि अभिषेक का एकमात्र काम केवल देना ही देना था, इसलिए सागर की बाहरी सतह पर हमेशा शांति छाई रहती थी। इसी वजह से दुनिया वालों की दृष्टि में मल्लिका अभिषेक का परिवार एक अत्यंत सुखी परिवार था। अभिषेक मल्लिका की किसी भी बात को तवज्जो दिए बिना अर्धनारीश्वर सा बच्चों की माँ और बाप
दोनों का फर्ज पूरी तन्मयता और आह्लाद से निभाता रहता था। वह बच्चों को इस बात का एहसास तक नहीं होने देता था कि उनकी माँ के पास उनके लिए समय नहीं है। वह बच्चों को नित्य नई चीजें मल्लिका के नाम से लाकर देता और उनसे हमेशा यही कहता, आज माँ तुम दोनों की बहुत बड़ाई कर रही थी। वह कह रही थी कि मेरे राजकुमार यश और राजकुमारी शुचि से प्यारे और तेज बच्चे तो पूरी दुनिया में नहीं है। कभी कहता, देखो आज माँ ने शुचि के लिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम ला कर रखी है। कभी कहता, वाह वाह, आज तो माँ ने यह इटालियन पास्ता खास कर अपने बेटे यश के लिए बनाया है। बच्चों को विश्वास दिलाने की गरज से वह उन्हें समझाते हुए कहता, असल में माँ की जान तो तुम दोनों में ही अटकी रहती है, पर बेचारी क्या करे, उसे बहुत काम रहता है, इसलिए तुम लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती। पर मुझसे हमेशा कहती रहती है कि तुम दोनों ही उसके चांद सूरज, उसकी आंखों के तारे हो। कभी कभार नन्ही शुचि तुतलाकर कहती थी, पापा, माँ तो मुझसे बात तक नहीं करती है, न ही कभी मेरे गाल चूमती है। वह तो जब घर में रहती है ना, तब भी न तो हमें पिंकी और डॉली की माँ की तरह पुचकारती है, न ही हमसे कुछ पूछती है। पापा, क्या हम बदमाश बच्चे हैं जो वह ऐसा करती है? अभिषेक ढेरों ढेर बहानों से उन्हें बहलाता तो रहता, लेकिन वह स्वयं मल्लिका के बर्ताव से हैरान था कि मल्लिका कभी बच्चों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती है। बच्चे उससे जब आकर चिपक जाते तो वह उन्हें जोरों से दूर करती और कपड़े झाड़ती हुई झिड़क कर कहती, ये क्या बदतमीजी है, सारी ड्रेस खराब कर दी। और अभिषेक, तुम दूर खड़े देख क्या रहे हो, इन्हें पकड़ते क्यों नहीं? मल्लिका शुरू से ही 2-4 दिन के लिए शूटिंग के चक्कर में घर से गायब हो जाया करती थी। अभिषेक ने फिर भी मल्लिका से कभी कुछ नहीं पूछा और उसकी हर एक बात को सत्यवादी हरिश्चंद्र का वचन मानकर उन पर विश्वास करता रहा। लेकिन एक बार तो मल्लिका ने हद ही कर दी। वह बिना कुछ बताए एक दिन अचानक गायब हो गई और करीब 8-9 महीने बाद जब अचानक वापस आई तो बहुत ज्यादा बुझी हुई सी थी। उसका चेहरा एकदम श्रीहीन और निर्जीव था और उसके घने काले बाल नाम मात्र के ही उसके सिर पर बचे थे। उसने आते ही अभिषेक को हिदायत दी कि वह वहां केवल आराम करने आई है, इसलिए कोई परिचित तो दूर, अच्छा हो कि वह बच्चों को और स्वयं को भी उससे दूर रखे। बावजूद उसके इस असद व्यवहार से वह सती पुरुष अभिषेक मल्लिका के आगमन से इतना प्रसन्न था, मानो रंभा, उर्वशी, मेनका एवं अन्यान्य अप्सराओं ने उसे वरमाला पहनाकर उसका वरण कर लिया हो। नन्ही शुचि ने जब हुमक कर मल्लिका से लिपटना चाहा, तो अभिषेक ने बीच में ही लपक कर उसे पकड़ लिया और आकाश में उछालकर, मेरी परी, मेरी स्नो वाइट, मेरी रेड राइडिंग हुड आदि नामों से पुकार कर उसे बहलाने लगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों की अंतः प्रज्ञा काफी प्रबल होती है। शायद इसीलिए बड़ा यश माँ के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता था, मानो ढके भरम ढके ही रहे कहावत का मर्म वह गहराई से समझ गया था। अचरज की बात यह थी कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी अभिषेक का प्रेम मल्लिका के प्रति और भी गहरा होता जा रहा था। वह मल्लिका को जिन आंखों से देखता, जिस नरम कोमलता से छूता, वह एक अविश्वसनीय दृश्य था। शरद पूर्णिमा की रात को अभिषेक ने एक सफेद बुर्राक पलंग पर मोगरा और जूही के फूल बिछाए और उसे घर के लॉन में रख दिया। मल्लिका को उस पर आराम से लिटाने के बाद वह उसका सिर अपनी गोद में रखकर हल्के हाथों से उसके माथे और बालों को सहलाता हुआ कहने लगा, मल्लिका, सौंदर्य के सारे उपादान तुम्हारे चरण पखारते हैं। घनी चमकीली केश राशि की स्वामिनी तुम, स्निग्ध रेशमी गुलाबी त्वचा से शोभित तुम, तुम्हारे हाथ पांव कदली फल की तरह नरम और गोलाईदार, हरिण को मात देती तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक किसी खूबसूरत ईरानी प्रतिमा से और कश्मीरियों से लचीली तुम्हारी मनोहर कदकाठी। मल्लिका, तुम सची स्वर्ग की अप्सरा हो। मल्लिका की हैरानी का पारावार नहीं था। वह अभिषेक की ओर देखती हुई सोचने लगी कि क्या यह इसी धरती का प्राणी है या किसी और लोक से आया कोई देवता या गंधर्व। क्या इसके दिमाग में कोई बिगाड़ हो गया है जो इसे एक गंजी कंकाल, काली कलूटी प्रेतनी में अनिंद सुंदरी दिखाई पड़ रही है। अंत में उसने कह ही दिया, अभिषेक, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कालिदास की शकुंतला सा जो रूप वर्णन कर रहे हो, अब मैं वैसी कहाँ हूँ? क्या तुम मुझ पर व्यंग? मल्लिका के अधूरे वाक्य को
उसके होठों पर उंगलियां रखकर रोकता हुआ अभिषेक बिलख पड़ा। मैं क्या करूं मल्लिका? मेरी आंखों में तुम्हारा जो प्रथम दर्शन वाला रूप फ्रीज हो गया है, वह अमर है। मल्लिका, जब हम अपने भगवान को बिना देखे ही पूजते रहते हैं, तो मैंने तो तुम्हारे स्वरूप में उसके साक्षात दर्शन किए हैं। और एक सात्विक भक्त की तरह मुझे अपने इस विश्वास पर जरा भी संदेह नहीं है। हृदय से सीधे निकले ऐसे सच्चे उद्गारों पर अविश्वास करने की गुंजाइश कहाँ होती है। इसलिए मल्लिका एकदम चुप हो गई। पर उस चपल चंचला कठोर मना का हृदय पूर्णतः द्रवित होकर आंखों से बहने लगा। एक दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद, उसे नहलाने धुलाने के बाद, अभिषेक मल्लिका को उसके प्रिय व्यंजन और पकवान खिला रहा था कि मल्लिका बोली, हे मुझ पर पूरी तरह न्यौछावर पतिदेव, मैं देख रही हूँ कि तुम बच्चों पर बहुत अधिक समय और धन खर्च करते हो। आखिर यह सब कैसे चलेगा और कब तक? सुनो अभिषेक, कम से कम अब तो स्वयं को कच्ची उम्र की भावुकता से मुक्त करो। अपने जीवन को सार्थक राह की ओर मोड़ दो। तुम ऐसा करो कि बच्चों को किसी बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में भेज दो और उनके खर्च का जिम्मा मेरे ट्रस्ट पर डाल दो। वैसे भी तुम कब तक किसी और की संतानों के लिए अपनी बलि देते रहोगे? कहते न कहते मल्लिका ने अपनी जीभ काट ली। अभिषेक ने एकदम शांति और प्रेम से उसके आलती पालती मारे हुए घुटनों को सहलाते हुए कहा, मल्लिका, बच्चे मेरी जान है। यदि मैं उन्हें बोर्डिंग में भेज दूंगा तो समझ कर रखो कि मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें इस अनायास फिसले हुए सत्य के लिए अपनी जीभ काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो यह भेद शुरू से ही मालूम है। इन बच्चों की जन्म तिथियों ने मुझे समझा दिया था कि देश में मेरी अनुपस्थिति का समय ही इन दोनों के गर्भाधान का समय था। क्या? एक लंबी चीख के साथ ही मल्लिका सरी की निस्संग और निर्मोही महिला फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी छोटी मुट्ठी से अभिषेक को मुक्के मारते हुए बस एक ही महारानी रटने लगी, अभिषेक, तुम आदमी हो या कोई अभिबोधित आत्मा? भगवान और भृगु की लात का पौराणिक किस्सा भी एक बार का ही है। पर तुम तो सालों से रात दिन मेरी हिकारत, अवहेलना, उपेक्षा और तिरस्कार को न केवल सहते रहे, बल्कि मेरे अहंकार को भी सहलाते रहे। तुम ऐसे क्यों हो ऐसे अभिषेक तुम? ग्लानि से भरी हुई उसकी यह अश्रुधार मल्लिका से ज्यादा अभिषेक को विगलित कर रही थी। उसने आगे बढ़कर मल्लिका का सिर अपनी छाती से यूं चिपका लिया, जैसे जमीन पर गिरने से रोते हुए बच्चे को माँ अपनी छाती से चिपका लेती है। अचंभे की बात कि उसकी आंखों से भी बाढ़ की तरह आंसू बह रहे थे और ऐसा भान हो रहा था मानो वह उनसे मल्लिका का सारा किलमिश धोकर उसे एकदम उजला और पवित्र कर देगा। अभिषेक के अनुसार तो सदा ही मल्लिका गंगा सी पावन और साफ थी, जिसमें यदि गलती से कभी कोई गंदा नाला आ भी गिरा होगा तो वह अभिषेक के प्रेम झरने में बह गया होगा। अभिषेक ने मल्लिका से मात्र इतना ही कहा, मल्लिका, अरे पगली, तुम कौन सी बाहरी गलियों में भटक गई? मत भूलो, मैंने तुम्हें प्रेम किया है और प्रेम बाह्य में नहीं, अंतर में विश्वास रखता है। तुम्हारा अनूठा सौंदर्य औरों के लिए लुभावना रहा होगा, पर मेरे लिए तो तुम आज भी वैसी की वैसी हो जैसी 20 साल पहले थी। समझी? कहते हुए उसने मल्लिका के सिर पर हल्की सी प्यार भरी चपत लगा दी। उसके इस कथन और सहज क्रिया से मल्लिका बहुत उद्वेलित हो गई और तड़प कर बोली, बंद करो अपना यह लेक्चर। अगर तुम मेरी सच्चाई जान लोगे तो मुझसे भयंकर घृणा करने लगोगे। जानते हो मुझे? अभिषेक ने उसके मुंह को हथेली से ढांपते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें एड्स है, इसलिए बतौर एहतियात मैं बच्चों को तुमसे दूर रख रहा हूँ। मैंने तो तुम्हारा चेहरा देखते ही तुम्हारा रोग काफी कुछ तो पकड़ ही लिया था, और बाद में एक दिन जब तुम अपने अमेरिकन डॉक्टर से पूछकर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिख रही थी, तब मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर कमरे में घुस रहा था। तुम्हारे रहस्य का हिस्सा कान में पड़ते ही मैं लौटा भी, पर मेरी बदकिस्मती कि तुम्हारी बातचीत के उस टुकड़े से ही मेरी धारणा पुष्ट हो गई। मल्लिका जलबिन मछली की तरह छटपटाती सी बोली, अभिषेक, क्या तुम भगवान बुद्ध हो जो जवान और खूबसूरत आम्रपाली को ठुकराकर कोढ़ी आम्रपाली की सेवा कर रहे हो? मल्लिका का पश्चातापी रुदन आकाश के पार जा रहा था और अभिषेक उसे पुचकार कर उसके कर्मों को अनकिया सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था।
उसकी ये झूठी कोशिशें मल्लिका के अंतर को कपड़े की तरह मरोड़ कर निचोड़ रही थी और वह अंधी सी कभी इन तो कभी उन विचारों की दीवारों से अपना सिर फोड़ रही थी। मीठे सोते सा अभिषेक उसे प्राणपण से शीतलता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा था कि अचानक मल्लिका का हाथ उसकी बाई छाती पर गया और उसने कराह कर अभिषेक की गोद में दम तोड़ दिया। डेथ सर्टिफिकेट लिखते समय उनके पारिवारिक डॉक्टर गुहा ने अभिषेक से कहा, यह तो होना ही था। लापरवाह मल्लिका को कई वर्षों से दिल की बीमारी थी। लाख समझाने पर भी उसने कभी कोई परहेज नहीं माना और हिप्पियों के जैसा खाना बदोश जीवन जीती रही। यह कार्डियक अटैक उसी बद परहेजी का नतीजा है मिस्टर। अत्यंत मेधावी अभिषेक ने मल्लिका के जाने के बाद बहुत नाम, इज्जत और वैभव अर्जित किया। उसने दोनों बच्चों को ऐसा संस्कारी और भला बनाया कि सारा जमाना उन्हें देखकर वाह वाह करने लगता। खास बात तो यह थी कि दोनों बच्चे ताउम्र अपनी माँ को देवी की तरह पूजते रहे। अभिषेक ने अपने घर के बड़े से बैठक वाले कमरे में मल्लिका का आदमकद चित्र लगा दिया था, जिस पर वह रोज ताजे सुगंधित पुष्पों की माला इस भाव से चढ़ाता जैसे उन फूलों की खुशबू मल्लिका तक पहुंच रही हो। मल्लिका आज भी उसके वजूद का अभिन्न अंग थी और उसे सदैव लगता था कि वह हर क्षण उसके पास है। मित्रों, ये थी कुसुम खेमानी जी की लिखी हुई कहानी प्रेमवती पुरुष। क्या आपने ऐसा प्रेमवती पुरुष कभी देखा है? किसी ने सच ही कहा है कि कुसुम खेमानी जी अपने चरित्रों को ऐसा साकार करती है कि वे इस दुनिया के न होकर किसी अन्य दुनिया के ही लगते हैं। क्या अभिषेक का इस तरह मल्लिका के सारे दोषों को, सारे दुर्गुणों को, सारी अय्याशियों को अनदेखा करके उससे प्यार करना और उससे ऊपर भी उसकी सेवा में लगे रहना और बच्चों के मन में उसके प्रति देवी सा भाव जागृत करना सही है? अगर आपको यह सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक और बढ़िया सी कहानी के साथ जल्दी ही। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।